हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सब पे भरपूर चर्चा होगी। ये पार्ट 3 है जो मॉडर्न पीवाईक्यू है, मॉडर्न हिस्ट्री की उनका दोस्तों। ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक है, चेकआउट कर सकते हो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने काम की बात करते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा प्रेस पे क्या बात करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कौन कौन सी सोसाइटी बनी, कब बनी, क्या हुआ शिक्षा का विकास। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो सारी चीजें होने वाली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारत में यानी कि मॉडर्न इंडिया में 15 जनवरी 1784 जो महत्वपूर्ण तिथि है क्यों है। देखो 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई दोस्तों। 15 जनवरी 1784 को महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, कि जो वेस्टर्न था उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे उनको नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है। विलियम जोन्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, प्राच्य को बढ़ावा देना। एशियाटिक सोसाइटी की बंगाल था उसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जनरल गवर्नर जनरल था कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स, जब विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को ये सोसाइटी बनाई। नेक्स्ट है सेम, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स वही कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। ये थे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कौन से, तो ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक जज थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात आ जाओ। विलियम जोन्स दोस्तों इंग्लैंड में एक प्राच्य विद्वान और कवि थे। उनके रूप में उन्होंने कैरियर शुरू किया। कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत सरकार आए। 15 जनवरी 1784 को ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में आपको सत्य बताना है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉम्प्लेक्स में हुई। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। कौन सा उत्तर सही है, ये दूसरा वाला सही है। फोर्ट विलियम दोस्तों इसकी स्थापना 10 जून, देखो माइनर गलतियां होती है, 10 जुलाई में हुई थी। डेट पता है 1800, 10 भी पता है, पर जून की जगह जुलाई है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में डिक्टेट पढ़ना पड़ेगा। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज कॉम्प्लेक्स में किया गया था। किसका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था, जिससे वो ब्रिटिश अधिकारी भारतीय भाषा की शिक्षा प्राप्त कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लूटपाट मचा सकें। तो 1802 में जो डायरेक्टरों के आदेश पर वही कॉलेज बंद कर दिया गया 2 साल बाद, और इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। कहां पर, हेलेबरी में प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, 1817 में डेविड एयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुई, हुई कलकत्ता में। देख सकते हो कलकत्ता में एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में, इसकी स्थापना कब हुई, 1817 में। किसके द्वारा, डेविड एयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजा राम मोहन राय और डेविड एयर ने मिलकर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1807 में हुई। हिंदू कॉलेज अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने वाला प्रथम संस्था थी। किसकी, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में। उसके बाद मेयो कॉलेज 1875 में कहां पर खुला, ये खुला अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में खुला अलीगढ़ में। दिल्ली कॉलेज और दिल्ली में 1824 में। तो सबसे पहले दिल्ली कॉलेज, उसके पहले भी बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज था श्रीरामपुर में 1818 में, ये देखना। तो 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, दिल्ली कॉलेज 1824 में, मेयो कॉलेज 1875 में, और एंग्लो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में अलीगढ़ में। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता प्राप्त करने वाला कौन सा संस्था प्रथम थी दोस्तों, ये था हिंदू कॉलेज 1817 में। कहां पर, कोलकाता। डेविड एयर और कौन था, राजा राम मोहन राय, अलेक्जेंडर डफ। गॉट इट। सूची 1 को संस्थाएं मिलानी है। जोनाथन डंकन, ये किससे है, ये भैया जोनाथन डंकन ने दोस्तों क्या किया, संस्कृत कॉलेज बनारस का खोला 1781 में। सर विलियम जोन्स की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे, उन्होंने कलकत्ता मदरसा खोला। नेक्स्ट बात करेंगे विलियम बेंटिंग की, इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला। हिंदी कॉलेज पर किसी ने बात नहीं की, तो 5, 1, 2, 3 की बात होंगे, आंसर इज बी। तो जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी 1784, और ये 1781 में था। वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा 91 में, विलियम बेंटिंग
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, मदरसा की बात नहीं हो रही। देखो 84 में एशियाटिक सोसाइटी, 81 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, 35 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला। और देखो मैंने बताया था 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की। बेंटिंग ने 35 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला। ये फिर से क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ PYQ। नेक्स्ट बात करेंगे, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकरण होगा। ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि ऐसा मैकाले चाहता नहीं था। तो आपका आंसर है सी, ए सही और आर गलत। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को विधि सदस्य था मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था मैकाले। 1845 में 35 में सॉरी इसने क्या किया, मैकाले माइन्यूट भी भेजा था, मैकाले माइन्यूट भी तैयार किया था। वह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेजों को एक वर्ग बनाना चाहता था जिन्हें कम खर्च करने पर कंपनी के निम्न पदों पर बहाल किया जा सके। यह कथन ऐसा ही है, परंतु कारण आर गलत है। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी शिक्षा भाषा व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण पर विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था चार्ल्स ग्रांट। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। उसने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम बताया। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया, इसलिए उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का इनकी ड्रेनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन वैचारिक नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। मैकाले ने भारत के साहित्य के बारे में बोला कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भागी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, ऐसा मैकाले का कथन था। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भागी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का। वर्ष 1935 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी प्रसिद्ध स्मरण से माइन्यूट था, कौन सा था? माइन्यूट। ये 1835 की बात है, 1935 में, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार कर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 प्रस्तुत किया। इसमें स्कूल और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। ऊपर 1935 गलत था, 1835 उसमें। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, आप देख सकते हो अंग्रेजी शिक्षा से। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बगावत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले का, 1835 का माइन्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? ये थे भूदेव मुखर्जी। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए, यह सुझाव सर्वप्रथम प्रसिद्ध बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने दिया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली अखिल भारतीय राष्ट्रीय के विकास में, अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन को बढ़ाने में मदद मिली। राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का जन्म तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के लिए प्राय पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार की यही नीति है और देश को अंधकार में रखा जाए तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। सरकार ने अंग्रेजी व प्राच्य भाषा इन दोनों की प्रसार पर बल दिया। अतएव 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज को बनाने के लिए अनुमान दिया था, क्या दिया? अनुदान दिया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ाई जाती थी। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में। कहां पर किया? कलकत्ता में। ये चीजें समझ रहे हैं आप, इंपोर्टेंट है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ PYQ। 1781 में दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला। कब? 1781 में। 1791 में डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय बनाया। 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज 1802 में बंद हो चुका था। इसके बाद 13 में चार्टर एक्ट आया, उसमें 1 लाख रुपए विद्या प्रचार में दिया गया। साहित्य का पुनरुत्थान, विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिया गया। 1817 में पाश्चात्य ज्ञान और मानविकी की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में, जब मैकाले का माइन्यूट आया। ठीक है, ये पढ़ सकते हो, मैंने पहले ही बताया 1835 में।
मैकाले की जीत हुई 1835 में अंग्रेजी भाषा को उस शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले का सुधार अगर आप किस में मानोगे तो ये कानून के संग्रह से है। किससे संबंधित है? ये कानून के संग्रह से है। इन्होंने द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि तैयार की, यानी कि जो आजकल खाली खत्म हो गया इंडियन पिनल कोड, आईपीसी जो चलता था, अब इसमें बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, पर ये चलता था। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचार रखा और ये सारी चीजें फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, बता चुका हूं मैं। वोट का डिस्पैच 1854 में सम्मिलित नहीं है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, राधाकृष्ण आयोग 1948 में, हंटर कमीशन 1882 में। तो मैं इसको गलत लगा के आऊंगा, चाहे मेरा गलत हो जाए, क्योंकि ये मुझे पता है 1917। देखो चार्ल्स वुडस्बर्ग 54, सैडलर 1917 वहां 20 देर का, राधाकृष्ण आयोग 1938 याद रखना। हंटर आयोग शिक्षा से, ये शिक्षा के आयोग हैं सारे, क्या है? शिक्षा कमीशन 1882 में। मुदालियर शिक्षा आयोग 1948, डीएस कोठारी आयोग 1964, राष्ट्र शिक्षा नीति 2021, सारे साक्षा से हैं एडुकेशन। नेक्स्ट कालक्रम में लगा दो भैया, चलो लगाओ, कौन से हैं लगाओ जल्दी। ये रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना, हंटर आयोग 1882, वुड्स डिस्बर्ग 1854, काशी विद्यापीठ कब है? ये सबसे लास्ट में है, 1900 कुछ है, क्या है? नहीं 1920 ही, हाँ भाई। तो वुड का डिस्पैच 54 में, रुड़की तकनीकी कॉलेज 1847 में, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो रुड़की का तकनीकी कॉलेज 1847 में, जब आजाद हुए उससे पहले 100 साल पहले खोल दिया था। हंटर 1882 में, वुड्स का डिस्पैच 54 में, और काशी विद्यापीठ की स्थापना 1920-21 में। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस हो गया तो मिस हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की? मदन मोहन मालवीय साहब ने। ये धार्मिक शिक्षा चाहते थे। मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और दे वांट टू रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा को विशेष विकास विशेष दिया। 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में क्या बनाया? एक आयोग बनाया। 54 में एक, उसके पश्चात उन्होंने बोर्ड डिस्पैच भी बनाया, हालांकि जो पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। सुझाव क्या थे इनके? सुझाव भी सुन लो आप, सरकार को यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सुझाव बताया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, यानी कि जो मदर टंग है उसमें होनी चाहिए। उपयोगी विषय हो, निजी प्रयत्नों का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जानी चाहिए। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नवस्थापित जिला व नगर बोर्डों को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंडों, एक में साहित्य शिक्षा और दूसरे में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो। तीसरा भी पढ़ लो, चौथा भी पढ़ लो, खास नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया। 1882 में डब्ल्यू हंटर की शिक्षा कमीशन आया। किस व्यापक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी? यह भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम की सभी प्रावधान पुनर्जीवित कर भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपए व अधिकतम राशि 2000 रुपए तक की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने व पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड रीडिंग यानी कि 1921 से 26 द्वारा रद्द किया गया था। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इसको, दोबारा पढ़ तो, ठीक है? तो ये मिस नहीं होना चाहिए। अब देखो भारतीय प्रेस अधिनियम समझ लो, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में आया। कलर चेंज कर ले। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में आया, इसको पुनर्जीवित किया। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई इसमें 1878 में। फिर रिपिन ने इसको रिपील कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपए व अधिकतम 2000 रुपए तक की जा सकती थी इस नियम के थ्रू। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने व पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी था। और उसके बाद इस अधिनियम को लॉर्ड रीडिंग ने 1921 से 26 में रद्द किया। कौन सा? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 की बात हो रही थी। 78 वाले को तो रिपन नहीं कर दिया था। तो भारतीय प्रेस अधिनियम को 1921-26 में किसने रद्द किया? लॉर्ड रीडिंग ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? बीजी तिलक। कब हुई? 1884 में हुई। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में देखो 2 बार आया। न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक थे बीजी तिलक साहब, बीके चिपलंगुर साहब, एमबी नामजोशी साहब। उसके बाद जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। कौन? जस्टिस रानाडे, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। तो संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, बीके चिपलंगुर, एमबी नामजोशी साहब। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसकी नियुक्ति 1917 में हुई। किस आयोग के नाम से जाना था? सैडल आयोग। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी मिसकंडक्ट हो रहा था उसके लिए ये आयोग बना था दोस्तों। 1917 में बना सैडल आयोग। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे माइकल सैडलर। ठीक है। और इसमें क्या था? इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी थे जो इंडियन थे,
डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो पूछ सकते हैं क्या 1917 में बना सैडला आयोग में आशुतोष मुखर्जी इंडियन थे और जियाउद्दीन अहमद ये भारतीय सदस्य थे। सिफारिश थी इसकी, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। समझ रहे हैं आप। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं और विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। ये सारी सिफारिशें आप समझ गए। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा सैडला आयोग का आंसर क्या है। नेक्स्ट, अच्छा एक और समझो, इसमें दो सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन बनी, इसलिए रिपीट करा रहा हूँ, कहीं आ जाए तो मिस ना हो। सैडला आयोग सुजानपुर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हो गई। ये सब पढ़ सकते हो आप, ठीक है। पटना, अलीगढ़, ढाका, यहाँ सब। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे साहब ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। जेईडी बैतूल गहरे रूप से जुड़े थे स्तरीय शिक्षा, एडुकेशन ऑफ क्या महिलाओं की। जेईडी बैतूल गहरे रूप से स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कहने पर उन्होंने कलकत्ता में बैतूल कॉलेज की स्थापना की और स्त्री शिक्षा हेतु की उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? कौन है इनमें से काशी विद्यापीठ का संस्थापक? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ, डोंट अंडरस्टिमेट बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। 10 फरवरी 1921 को अशोक आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास ने मिलकर बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया। समझ रहे हैं आप। 1995 में, इज वेरी गुड। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। बहुत ज्यादा लंदन। भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे थॉमस रैले। 1902 में रैले कमीशन आया। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर यानी कि हाई एजुकेशन और विश्वविद्यालय अधिकारियों को एक सम्मेलन बुलाया शिमला में। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूजीसी के थ्रू दोस्तों एक यूनिवर्सिटी कमीशन स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना। रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। ये आया था दोस्तों रैले कमीशन पे 1902 में। समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा के तीव्रता के लिए जाना जाता था? दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये संस्कृत भाषा में प्रवीण थे, स्कॉलर थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। राजा राम मोहन राय को तो फारसी, ठीक है, अरबी, हिंदू, उर्दू सब आती थी, इनको कई भाषाएं आती थी। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपीय वासी से अधिक हो गया। अधिक था, ऐसा कह रहे हैं, था, ऐसा था क्या? यस, 1941 में। ये इंपोर्टेंट है। सी इज द राइट आंसर। क्या है? सी इज योर राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई, जिसका गठन 1926 में किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, किसकी बात हो रही है? सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय यूरोपीय प्रतिभागी के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी, ठीक है। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? लाला हंसराज। गॉट इट? लाला हंसराज, ठीक है। तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई, किसने? लाला हंसराज। इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो आर्य समाज के अनुयायी थे लाला हंसराज जी। इन्होंने लाहौर में सन 1886 में, याद रखना, डेट्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये भैया पूछते हैं क्रोनोलॉजी। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और जो श्रद्धानंद साहब है उन्होंने 1900, स्वामी श्रद्धानंद जी 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी स्थापित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी स्थापित की, जहाँ प्राचीन वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी। उसी के नमूने पर कई स्थानों में गुरुकुल बनाए गए। ये याद रखना, पॉइंटेड फैक्ट अच्छे हैं, इंपोर्टेंट है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बने रहने चाहिए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं की प्रवर्तित यानी कि इंट्रोड्यूस किया था? जो इंट्रोड्यूस किया था, यार इंग्लिश भी कैसी हो रही है, इंट्रोड्यूस है, ये कैसा लिखा है इन्होंने?
यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1794 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत हुई, रेवेन्यू सिस्टम लाई है। तो ये इंट्रोड्यूस किया 1793 में कॉर्नवालिस कोड के आधार पर, और कॉर्नवालिस कोड जो है शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था। उसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसके काल में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच विचारा तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1792 में, ये याद रखना कॉर्नवालिस की सम। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये आईएसीसीएस में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थी। ठीक है, इनका जन्म 1 जून सन 1842 में कोलकाता में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके बड़े भाई थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, वेरी इंटेलिजेंट। तो 1864 में सिविल सेवक के रूप में नियुक्त हुए। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में किसने की? एनी बेसेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, किसने? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय किसने? एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की। बाद में यह बीएचयू बना 1916 में, जाके मदन मोहन वाली साहब ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। समझ रहे आप? नेक्स्ट बात देखो, ये आ गई ना न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसकी स्थापना 1916 में हुई? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बीएचयू की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय साहब ने की। इसका जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में मद्रास में हुई। मद्रास में बम्बई और विश्वविद्यालय के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए थे। मद्रास और बॉम्बे और कलकत्ता में 3 यूनिवर्सिटी खुली थी 1857 में। ठीक है, तो वुड का डिस्पैच आया 54 में, उसके आधार पर किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, तो इलाहाबाद वाले की याद रखना 1887 में हुई, समझे। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू जब बना, पहले वो एएमयू बना था 1920 में, ये याद रखना। एंग्लो इंडियन मेमोरियल कॉलेज एएमयू बन गया 1920 में। कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलेस्ली, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ये सही है। 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इनका सुमेलित है। बाकी का और बात करते हैं नेक्स्ट। द लाइसेंसिंग जो रेगुलेटिंग एक्ट है, द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में है दोस्तों। उस समय कौन था कार्यवाहक? एक्टिंग गवर्नर जनरल था जॉन एडम्स, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जॉन एडम्स द्वारा जारी किया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, ये वाला। द न्यूज़पेपर एक्ट, द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में, उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो, ये वाला है। और लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो द न्यूज़पेपर एक्ट आया 1908 में, और उस समय थे मिंटो साहब, 11 तक रही। 1878 में लॉर्ड लिटन, उसके काल में आया ये कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सती प्रथा का निषेध, एजुकेशनल रेजोल्यूशन, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा का अवैध घोषित किया गया। कर्जन ने 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया। एजुकेशनल रेजोल्यूशन पॉलिसी 21 फरवरी 1913 में, तो ये कब? 1913 में, समझना, ये याद रखना 1913 में। तो ये 1913 में स्वीकार किया गया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रवादियों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अपनाया। किसमें? ये 1913 एजुकेशन रेजोल्यूशन पॉलिसी में। अब आते हैं देसी भाषा अधिनियम, प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत बेहतरीन, 1878 में। तो देसी भाषा अधिनियम जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन ने पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक कंट्रोल में लाने का भरपूर प्रयास किया, और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का सफल अस्त्र मान लिया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था, मतलब अपील नहीं कर सकते, ना हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया, 1882 में रद्द कर दिया रिपन साहब ने, लिबरल थे। वर्नाकुलर इन्हें दोस्तों बहुत ही लिबरल माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लिटन 1878, खत्म किया रिपन ने 82 में। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसाद ने समाप्त किया गया? रिपन 1882 में। इस तरह के क्वेश्चन देखना, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? ये थे आपके अर्स्काइन पेरी, इंपोर्टेंट है बहुत, 100% लगा लो, आ रहा है। 1878 में विपरीतगामी और असंगत किसको बताया? अर्स्काइन पेरी ने बताया इस किस अधिनियम को? वर्नाकुलर।
78 में जो आया था भारतीय भाषा अधिनियम को अरस्काइन पेरी ने, जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत का भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया। निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? यह वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 5 तक भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की सीमित करने के लिए 1799 में फ्रांस से युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रेस पर सेंसर वेलेजली द्वारा लगाया गया। कहां से? फ्रांस से युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि में प्रेस पर सेंसर वेलेजली द्वारा लगाया गया। यह प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री के पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। निम्नलिखित में से जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया हुआ थे? लॉर्ड रिपन। मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं भैया, बार बार चर्चा नहीं होगी रे। अब आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी करता है थोड़ा सा। कौन सा प्रेस का स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? हेस्टिंग्स साहब। ये इंपोर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड रिपन और मैकाले को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। याद रखना, इनमें से कोई भी आ जाए। हेस्टिंग्स, बेंटिंग, मेटकाफ, रिपन और मैकाले और वेलेजली, लिटिल एडम्स को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी, ये थोड़े से रेडिकल थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1926 को कहां से प्रकाशित हुआ? केफोर, कलकत्ता। द राइजिंग सन, उद्दंड मार्तंड का मतलब है द राइजिंग सन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 की कहानी, कलकत्ता की सुबह। एक साप्ताहिक पत्र शुरू हो गया। यह पत्र मंगलवार को निकलता था। जय हनुमान जी के कर। इसके संपादक थे प्रकाश जुगुल किशोर। कौन थे? प्रकाश जुगुल किशोर जी। उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? दुर्गादास जी को। तो दुर्गादास मारवाड़ के एक विख्यात राठौर सरदार था, ना कि 19वीं सदी के पत्रकार। जबकि शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस हक्की, कस्तूरी रंगा अय्यर, यही लगाते वैसे आप, लेकिन कस्तूरी रंगा अय्यर जो है ये इस शताब्दी के महान पत्रकार थे, इसलिए आप याद रखना कस्तूरी रंगा अय्यर। निम्न में से कौन सी भारत का प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एपीआई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत में सन 1935 तक 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना की गई। राइटर्स 1860 में, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 की बात हो रही है। समझ रहे आप? अब आगे भैया 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटीज बिफोर 1885। यू गॉट इट? चलो, कम टू द पॉइंट एंड कम टू द स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? बाकी की थी, पता तो होगा। 1885 से पहले। देखो, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहां पर हुई? लंदन में। द इंडियन एसोसिएशन कहां पर हुई? बताइए, ये भी लंदन में। मद्रास नेटिव कहां हुई? बामन में हुई। चलो चर्चा करते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे कलकत्ता में, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 18 अक्टूबर 1851 में राधाकांत देव ने आदि ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहां पर? कलकत्ता में। ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो 84 में बनी थी, और नहीं 1738 में, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 51 में 28 अक्टूबर 1851 में राधाकांत आदि ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी कब? 1851 में। हिंदू पैट्रियट की संगठन का मुख्य पत्र था। हिंदू पैट्रियट इस संगठन का, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का हिंदू पैट्रियट मुख्य पत्र था। द्वारकानाथ टैगोर की बात करें, द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। या जमींदार एसोसिएशन पहली संस्था थी। किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर जी ने, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। वहीं गुजलू लक्ष्मी नरसुच्चेटी द्वारा 26 फरवरी 1852 को, ये फरवरी का मामला, ये 51 अक्टूबर का मामला है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की गठन किया गया। कब? 1852 में। उपरोक्त सभी संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही विद्यमान थी। समझ रहे आप? सारी जो है वो पहले से ही विद्यमान थी, ये मैंने बता दिया। लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई 1838 में द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा। मद्रास नेटिव हो गई 26 फरवरी 1852 में गुजलू लक्ष्मी, जिन्हें बोलते हैं जीएल नरसुच्चेटी के द्वारा, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में हुई है। वहीं द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो क्या थी? ये थी आपकी 1851 में राधाकांत देव। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? बताइए।
लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838, भूल गए, अभी बताया मैंने। प्रश्न दिया गया पहली राजनीतिक संस्था थी, इसकी स्थापना बंगाल के जमींदार द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर आदि ने वर्ष 1838 में की। इसके तहत उन्होंने भूमि अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया था। ठीक है। बम्बई एसोसिएशन 1852 में, और वहीं मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी 1852 में, बम्बई शायद 54 में हुआ है, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आधुनिक भारत में वर्ष 1838 में प्रथम जनसंख्या बनी थी, जनसंख्या नहीं जन संस्था बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी। किसने? द्वारकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर। चलो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखो थोड़ा सा एंजॉय करो। 1843 इंपोर्टेंट है। बंगाल ब्रिटिश, बंगाल में है और ब्रिटिश भी और इंडिया सोसाइटी भी है। 1843 लैंड होल्डर्स द्वारकानाथ टैगोर 1838। 1838 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, किसने बनाई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन? देखो यहाँ पे राधाकांत देव जी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, किसने? गजरू लक्ष्मी नर सुचेटी। आवाजों कथन और कांड पे विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इधर इन्होंने ईस्ट बनाई। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दोनों सही हैं और एक्सप्रेशन भी सही है, वो चाहते थे ऐसा हो। उन्हें पता चले एक्चुअल में इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं ये ईआईसी वाले, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतवासियों के पश्चिमी इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके, ऐसा करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? एसएन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन है सिर्फ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को, याद रखना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, तथा इसके सचिव थे आनंद मोहन बोस। किसके? इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सचिव आनंद मोहन बोस। इसका कार्य क्या था? देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, सामान्य राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीयों को सूचीबद्ध करना, सूत्रबद्ध करना, हिंदू व मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना, ये सब इनका काम था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसको 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर लिया गया। बता दो, मान जाना मैंने। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बता दी। 1883 में 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे बोलते हैं आईएनसी, इसकी एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन किया। इसका प्रथम सम्मेलन कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में वर्ष 1883 में हुआ। दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सलाह पर 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय कर लिया गया, याद रखें। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सलाह पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1886 में विलय कर लिया और बनी कब? 1883 में। ठीक है, एल्बर्ट हॉल कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? यह भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन, ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनकी चर्चा हुई अभी। सन 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और दूसरा सम्मेलन था 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन में जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल ना हो सकी। समझ रहे आप? यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया 1883 में और दूसरा सम्मेलन 25 दिसंबर 1885 में। इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना सत्र में जब कहा मुंबई ग्वालियर टैंक में हुआ, वहां क्या पर वहां पर उसमें शामिल नहीं हो सके। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोजा मेहता। मैंने बताया था बंबई प्रेसिडेंसी 1885 में किस किसने बनाई? फिरोजा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। फिरोजा मेहता स्थापना के समय से आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे, आजीवन फिरोजा मेहता। पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य थे, पी आनंद चार्लू ये वाले। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। और इंडियन एसोसिएशन कहां बनी भैया? कब बनी? इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ 1876 में। मैं बार बार रिपीट कराता रहूंगा और बार बार आपका दिमाग खाता रहूंगा, समझ रहे हैं आप, जब तक आप कर नहीं लेते। सर सैयद अहमद खान, उन्होंने बनाई यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना।
निम्नलिखित में से कौन और राजा शिव प्रसाद, ठीक है, ये मुझे लग रहा है यही आंसर है, तो आंसर यही है। ये कौन है? राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद, शिव खाया इन्होंने। सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने इनका सहयोग दिया। बनारस के राजा शिव प्रसाद, समझ गए? आ जाओ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन 1876, समझ रहे हैं? जस्टिस राणा दे 1870 पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता बंबई 1885, केटी तेलंग और जी सुब्रमण्यम अय्यर तो मद्रास महासभा 1884। ये थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए देख लिया मैंने, और देख लिया तो सॉरी। 1884 मद्रास महाजनसभा 1884, आप भी देख लो अब नीचे। 3 1 4 2 जी और आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन, समझ रहे हैं? और जस्टिस राणा दे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज मेहता 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर 1884 में मद्रास महाजनसभा। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट फिर से मैच करते हैं, क्या है? इंडियन एसोसिएशन 1876 कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानडे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, ठीक है, फिरोज मेहता 1885 और मद्रास महाजनसभा 1884, ठीक है। आनंद चालू मिला लो। अब क्या है? आंसर इज ए, 2341 इज योर आंसर। गॉट इट? ओहो, अब आते हैं भैया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण अधिवेशन, आईएनसी पे है। जय हो जय हो, चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है? ठीक है भैया, अब हम कांग्रेस को स्थापित करते हैं, चल के जल्दी सब लोग आ जाओ। इसकी स्थापना कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा फिर आंदोलन में। तो मेहनत से आंदोलन करना है। 12 अक्टूबर को आंदोलन की डेट है आपकी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आईएनसी की स्थापना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ए ह्यूम, ये अंग्रेज थे, उन्होंने की। इनका नाम था एलन एक्टो ह्यूम। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसकी स्थापना की गई थी। कब? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 85 में। कहां पर? बंबई में स्थित था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्र संघ, ये वाला था, इसको बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रख दिया गया। दादा भाई जो इंटेलिजेंट आदमी थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का महासचिव बनाया गया किसको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेशन बनर्जी ने, बीएन बनर्जी भी कहता, डब्ल्यूएन बनर्जी कहते हैं। अब देखो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। महासचिव कौन थे? ए ह्यूम। डब्ल्यूसी बनर्जी कौन थे? अध्यक्ष, ठीक है, यही सब पूछेंगे सब इसमें। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, है ना? अभी आप ये देख ही सकते हो यार, इतना तो नहीं। नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। पहले नाम क्या था? पहले नाम भी मैंने बताया, भारतीय राष्ट्र संघ था। भारतीय राष्ट्र संघ ये पूछ सकते हैं, बाद में बदल दिया उन्होंने करके। 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सर्वप्रथम अधिवेशन का हुआ बंबई में। देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, लोगों का गलत हुआ है, आरओ में आया था शायद, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आते जाते नहीं। 28 दिसंबर 1885 डेट याद रखनी है। बंबई में स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ऐसा करके। इस अधिवेशन में व्योमेशन बनर्जी अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे? एलन एक्टन ह्यूम। 12 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, अधिकतर वकील और पत्रकार थे। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदल दिया 1884 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कर दिया गया। तो समझ लो ये सब करनी हो गई, बन गई आईएनसी। बना दी नहीं बना दी? 1 मिनट में। लॉर्ड डफरिन समझो, इसका गवर्नर जनरल कौन था उस समय? डफरिन, मतलब डफर। इसने कहा था कि ये आईएनसी द माइक्रोस्कोपिक पीपल ऑफ द सम पीपल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि सूक्ष्मदर्शियों की संख्या है, जिसमें कुछ चंद लोग हैं। इसी बेवकूफ डफर ने कहा था, समझ रहे हैं आप? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, देखो एक क्वेश्चन आ गया, इसने कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, डफरिन, इट इज डफर। ये पढ़ लेना, मैंने ऊपर भी बताई है। शांतिपूर्ण, इसने बोला था, क्या बोला ये भी समझ लो। कर्जन के कांग्रेस के शांतिपूर्ण नृत्य में योगदान देने की बात क्या कर कांग्रेस की अवहेलना की थी? किसने? कर्जन ने। ये इसलिए बता रहा हूं, ये वाला पॉइंटर है, इट इज पॉइंटर। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कब? ये सबसे पहले तो ये देखो ये आया कितनी बार है, मतलब लग रहा है इसी को पूछने पर लगे रहते हैं एग्जाम में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1887 में मद्रास में हुआ। मद्रास कहाँ? चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में। इसके संपन्न तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 85 में पहला बंबई में, 86 में कलकत्ता, उसके थे दादा भाई नौरोजी। 87 में कौन थे? तीसरे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, मुसलमान। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
यह पहला सम्मेलन था। पहले वाले में कितने थे? 72, जिसके कार्य का संचालन का भार प्रतिनिधियों की कमेटी के हाथों में सौंप दिया और आगे चलकर यह निर्धारणी समिति कांग्रेस कमेटी कहलाई। समझ रहे हैं आप? प्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। ठीक है, कई बात नहीं, ऐसे कर देता हूँ मैं कई बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों 88 में जब अधिवेशन हुआ वो हुआ इलाहाबाद में। 1888 में इलाहाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वहां पर जॉर्ज यूले उनको अध्यक्ष इलेक्ट किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये जॉर्ज यूले, ये यूल जो भी है 1888 में देख लेना, यही है, मतलब देखना क्या। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? भाई ब्रिटिश सरकार को लगने लगा इस अधिवेशन से कि भैया खतरनाक है। जब जॉर्ज यूल बने ना 1888 में, इनकी चौंधिया गई आंखें, मतलब आंखें ब्लाइंड हो गई इनकी। ठीक है, ये साले अंग्रेज ना हो गए, ब्लाइंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में हुआ, 1888 में। इस अधिवेशन के दौरान डफरिन ने कांग्रेस की कटु आलोचना की। उसने आदेश जारी किया, कोई सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक संगठन के लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। उन्होंने कांग्रेस पर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्वेष यानी कि द्वेष फैलाने का दोषारोपण किया। कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की। समझ रहे आप? नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गान गाया गया था? 1886 में। 1886 में, ठीक है, नहीं भाई 1896 में, यही कंफ्यूजन है। 1896, 1896 में। सो बी इज योर आंसर। 1896 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ 1896 में, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। कौन थे उसके अध्यक्ष 1896 में? रहमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम का सर्वप्रथम गान किया गया। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में तथा आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया था। उस समय देखिए यूनिटी किस लेवल पर थे, यूनाइट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की ऐतिहासिक महत्व में माना जाता है। कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसी सम्मेलन में तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में, 88 वाला इलाहाबाद में, 90 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता में। पर 1892 का जो अधिवेशन हुआ दोस्तों वो बंबई में नहीं हुआ, वो हुआ कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, समझ रहे हैं? तो डी गलत है, देखो सारे अधिवेशन। 85 का कांग्रेस अधिवेशन बंबई, अध्यक्ष WC बनर्जी। 86 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 87 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में इलाहाबाद जॉर्ज यूल। 89 में बंबई विलियम बैडरवन, याद रखना विलियम बैडन, कहां पर? बंबई में, 1889 वाला। 90 में कलकत्ता फुरसा मेहता। 91 में नागपुर P आनंद चार्लू। 92 में इलाहाबाद WC बनर्जी। 93 में लाहौर दादा भाई नौरोजी फिर से। 1894 में मद्रास अल्फ्रेड वेब। और 1896 में फिर से दादा भाई नौरोजी बनेंगे कलकत्ता में, जिसमें वंदे मातरम गाया जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू और ये सुभाष चंद्र बोस जी। तो सरोजिनी नायडू बनी कौन से? कानपुर में। M.A. अंसारी भी हैं, M.A. अंसारी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, ठीक है, और M.A. अंसारी भी हैं। तो आप लगा दो आंसर किससे कौन सा है? ये हो गया C। 3 4 2 1 और आंसर देखो यहाँ। M.A. अंसारी 1927 में मद्रास वाले में। पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में नासिक में। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। और सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में। त्रिपुरी नहीं है, कई बार त्रिपुरी दे दिया जाता है, बट हरिपुरा था 1938। डॉक्टर M.A. अंसारी ये था 1927 में, कहां पर? मद्रास में। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो मैचिंग करनी है, मैचिंग खेल रहे हैं। अबुल कलाम आजाद ये थे रामगढ़ में 1940। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। मोतीलाल नेहरू ये कब थे? अमृतसर 1919। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 में। यहाँ मैच कर लो, डी इज योर आंसर। समझ रहे आप? डी इज योर आंसर, इज आंसर। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का स्वरूप लिया या रूप लिया? ये था 1919।
85 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई तथा कुछ समय तक कांग्रेस अभिजात वर्ग के नियंत्रण में थी, मतलब कुछ इलाइट वर्ग था जिसकी पहुंच जनता में बहुत कम थी। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गांधीवादी चरण में खासकर 1919 में और उसके बाद कांग्रेस ने एक जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया और गांधी जी ने आके भैया कोहरा मचा दिया 1915 में। क्या बात है गांधी जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित था 32वां अधिवेशन, ये पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट जी 32वें अधिवेशन 1917 में कलकत्ता की अध्यक्ष थी। आयरलैंड से आई बेचारी महिला थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने बहुत कुछ लड़ा इंडिया में, लोगों के लिए काम किया। 1925 में कानपुर अधिवेशन का जैसा कि अधिवेशन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। कौन सा? सरोजनी नायडू, जो पहली इंडियन थी 1925 में, और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917। समझ रहे आप? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कितनी बार रिपीट हुआ है? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1 अक्टूबर 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, याद रखना 1898 स्थापना की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में गहन रूप से जुड़ी हुई। उन्होंने न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, याद रखना, इन नामक समाचार पत्र भी निकाले। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू दिसंबर 1925 में कानपुर में 40वां अधिवेशन और ये 32वां अधिवेशन 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापकों में से एक नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने 1876 में बनाई थी इंडियन एसोसिएशन। राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक में से नहीं थे। 26 जुलाई 1876 को उन्होंने बनाई इंडियन एसोसिएशन, जो कांग्रेस के पूर्व का सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन था, ये वाला इंडियन एसोसिएशन। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की गई थी। यही कारण था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल न हो सके। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में भाई उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाई? इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद साहब 40 से 45 तक, लगातार 6 वर्षों तक ये कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 93 और 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 1929, 30, 36, 37, 51, 52, 53, 54, भैया रिकॉर्ड है इनका तो सर्वाधिक बार। समझ रहे हैं आप? जवाहरलाल नेहरू जी के नाम। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, तो जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार रहे? देख सकते हो, गिन सकते हो आप। तो नेहरू जी कितनी बार रहे? 3, 3, 6, 2, 8 बार। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन है, नेशनल भी है, लिबरल है और फेडरेशन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव थे ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजों के शासनकाल के शुरुआती भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार आए 1919 में, उसमें सुधारों का स्वागत किया और कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कब? मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधारों का स्वागत किया, ये पूछा जाएगा तो भूल जाओगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तथा 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, समझ रहे आप? तो उन्होंने क्या किया, कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधारों का स्वागत किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1919 में इन्होंने बना दी कौन सी? इंडियन नेशनल लिबरेशन, इंडियन भी है, नेशनल भी है, लिबरेशन में फेडरेशन। कब? 1919 में इस संगठन का स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के आरंभिक सदस्यों में से एक थे। संस्थापक नहीं थे, क्योंकि संस्थापक में उन्होंने की खुद की थी इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित किया गया? कराची कांग्रेस 1931 में किया गया था क्या? यस। मद्रास कब हुआ? लखनऊ कब हुआ? अहमदाबाद कब हुआ? 1902 में, याद रखना। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कांग्रेस यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस से 2 प्रस्ताव का संकल्प पारित किया गया। इसमें से पहला मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में संबंध था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। समझ रहा है? कौन सा? कराची। कराची जाएंगे, मुंह तोड़ के जवाब दिएंगे, ऐसा कुछ है। चलो, उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें तिथि के अनुसार। भैया क्रोनोलॉजी 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 क्रोनोलॉजी, चलिए क्या है बात करते हैं। महात्मा गांधी बताइए 1924 बेलगांव। जवाहरलाल नेहरू बताइए कब थे? तो 1929 में बने। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची, जो मुझे पता है। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, कौन सा? 40वां। और उससे पहले 39वें में नेहरू जी। तो बताइए, नंबर 1 आए 1924 में गांधी जी, उसके बाद आई 25 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, उसके बाद 2 जवाहरलाल नेहरू 1929 में रावी नदी, याद होगा। उसके बाद आए वल्लभ भाई पटेल कराची। तो आंसर है एकजुटता। ठीक है, ये सब देख लेना, ये मैं बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, देख लो, पॉज कर लो, POUSE कर लो। आ जाओ आगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? सुभाष चंद्र बोस। आई लाइक दिस मैन। 1938 में बात हुई, हरिपुरा गुजरात में, ये भी याद रखना। इसके अधिवेशन में अध्यक्ष बने 1939 में। त्रिपुरी 1938 में नहीं, बट त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में। इसकी भी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया इन्होंने। दूसरी बार समर्थित चुने गए। इनके चाहने वाले बहुत थे। महात्मा गांधी नाराज हो गए, कांग्रेस कार्य समिति बना दी गई, मतभेद हो गया। अप्रैल 1929 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया इन्होंने। तो ये थी त्रिपुरी 1939। और बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। चलो आ जाओ आगे। इस त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जनवरी 1941 में वो भारत से पलायन कर बर्लिन चले गए, जर्मनी। वहां से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर गए। उन्होंने जो कम मूछ वाला था हिटलर, उसके साथ मिलकर POW प्रिजनर ऑफ वॉर इकट्ठे किए। समझ रहे हो? हिटलर, उसकी कहानियां आज भी पढ़ी जाएंगी हिटलर की। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आई। उन्होंने यहाँ आजाद हिंद फौज की सामान संभाली। कहाँ? सिंगापुर में। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। वह निम्नलिखित राज्य में है। देखो, मैं ऊपर बताता था हरिपुरा याद रखो, हरिपुरा याद रखो, यह गुजरात। ठीक है, त्रिपुरी पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश, जबलपुर में, याद रखना। तो कहां से त्यागपत्र दिया? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद। ठीक है, त्रिपुरी से 1939 में। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कहां बने? 1939 त्रिपुरी में। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में। ठीक, ये मैंने पहले ऊपर बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, रिपीटेड है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है? गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो गांधी कैन बी डेड, बट गांधीवाद इज ऑलवेज बी अलाइव। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से किस अधिवेशन में कहा था? कराची। कराची के मालिक कौन थे? मेरा अध्यक्ष यार, भावना को समझो मेरे भैया। 1931 में ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। और कब हुआ? इसको मंजूरी मिली 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसने पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन गांधी जी और इरविन के बीच समझौते को भी स्वीकार किया गया, जिसने पुनर्विचार करने की रास्ता खोल दिया। कांग्रेस के इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और आज भी गांधीवाद बना है, गॉडसे ने मारा जरूर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? भैया बहुत इंपोर्टेंट है, नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय, मैं INC बोल दूं, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को INC बोलते हैं। INC यानी कि नागपुर अधिवेशन में INC के 1920 में उसकी अध्यक्षता की C विजय राघव चेरियार ने। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की देशबंधु चित्तरंजन दास। ये आएंगे यार क्वेश्चन, मिस मत कीजिएगा, मैचिंग में आएंगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, सो सैड, अमृतसर अधिवेशन था 1919 में। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद किसी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गई 1920 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की श्रीमती एनी बेसेंट जी ने।
जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी विदेशी। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर रासबिहारी बोस ने। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। दो खेमों में बट गई, गरम दल और नरम दल, गुस्से वाले मोहब्बत वाले, ऐसे करके। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख हुआ, याद रखना 1906 और दादा भाई नौरोजी। स्वराज। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव 1924 में। कहां पर? 1924 बेलगांव में, और 39वां अधिवेशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ रहे हैं? तो ये था 1924 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे करके। लखनऊ अधिवेशन 1936। देखो इसके जस्ट बाद यही हुआ है, तो आंसर भी कई बार कॉमन सेंस से आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और आप में तो भर भर के भरा है कॉमन सेंस। समझ रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन था। 1930 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, नवंबर में आया तो साइमन कमीशन 27 में था, फरवरी मार्च 1928 में बॉम्बे पहुंच गया। तो इस अधिनियम को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में, कहां पर हुआ? लखनऊ में 1936, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसकी जगह संविधान निर्माण समिति कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की गठन की मांग की, जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और फिर वह स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए, इसलिए मना कर दिया। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? बहुत इंपोर्टेंट है, इसको 100% मार्क कर लो। अवाड़ी अधिवेशन 1955। समझ रहा? तो 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने समाजवादी समाज के आदर्श को स्वीकार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अवाड़ी प्रस्ताव में घोषित किया गया कि नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि समाज को समाजवादी ढर्रे के अनुरूप स्थापित किया जा सके, जहां उत्पादन के मूलभूत साधन सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण हो, उत्पादन को कम से बढ़ाया जा सके और राष्ट्रीय संपदा को समानता के आधार पर बंटवारा हो सके। समझ रहे आप? इस तरह समाजवादी रखा। नेक्स्ट बात करेंगे। देखो एक रिक्वेस्ट है, मजाक अपनी जगह, चिल फॉर दैट, बट सीएस ये है कि मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम इसको देखिए, और बार बार देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिले और हमारा भी मोटिवेशन रहे। चलो, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937 जो गांव में हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन की नहीं की क्योंकि यहाँ की थी अबुल कलाम आजादी ने। इसके अध्यक्ष कौन से? 1940 में थे अबुल कलाम आजादी, ये याद रखना, पूछ सकते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, लखनऊ 1936 में, और फैजपुर अधिवेशन 1937 में। ये तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेहरू साहब ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन? इसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की। लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने जो लिया उसमें अध्यक्षता की। 1938 जो हरिपुरा गुजरात में हुआ वहां भी थे, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने किया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन में वामपंथी वर्चस्व के कारण गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर वामपंथियों का हिसाब किताब बना हुआ था, और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को 1939 में फिर से जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया। पर गांधी जी से विचार मतभेद के कारण वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अपने प्रतिनिधि के रूप में गोविंद बल्लभ पंत को भेजा था उन्होंने कि गोविंद बल्लभ पंत जी जाइए और हमारा प्रतिनिधि बनिए। तो मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? सिर्फ 2 बार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1909 में लाहौर अधिवेशन और दूसरी बार 1918 में दिल्ली अधिवेशन। एम मालवीय याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए ह्यूम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम महासचिव थे, सचिव थे ये। तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष स्थापना की। 1906 में कौन थे? ये अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे। गांधी जी 1924 में बेलगांव, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ, पटेल जी 1931 में कराची अधिवेशन में रहे। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? ये थे बाल गंगाधर तिलक। चुने भी जाते बेचारे 1 अगस्त 1920 को मारे गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। सो सैड। तिलक साहब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी तब वे अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे। जबकि अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की और एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता
और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आचार्य जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ में अध्यक्ष रहे। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जो किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। प्रश्नानुसार 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन न होकर वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की थी दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये पहले ही बताया, मैं देख लेना। हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम आजाद जी की पत्रिका अल हिलाल और प्रमुख रचना थी इंडिया विंस फ्रीडम। 40 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे INC के। ठीक है, अल हिलाल इनका याद रखना, हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम आजाद, इनकी पत्रिका थी अल हिलाल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, एडुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम का जन्म मक्का में हुआ था। ये भाषाविद और शिक्षाविद तथा क्रांतिकारी पत्रकार थे भाई, खतरनाक आदमी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं इसकी सहायता करूं। यह घोषणा थी इस कर्जन की, कर्जन नहीं दुर्जन था ये। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांति में मृत्यु में सहायता कर सकूं। कांग्रेस के पद कर्जन की क्या नीति थी? इसका अस्तित्व समाप्त करना, ऐसा था ये कर्जन। कर्जन कांग्रेस के नेताओं में सदैव असंतुष्ट रहता था। अतः कांग्रेस को जड़ से समाप्त करना चाहता था। अतः उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। ये कितना? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया लोकमान्य तिलक ने। ये भी थोड़ा सा है, अच्छी बात है। 1905 में लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड से लौटने की बात कहा था कि अंग्रेजी प्रजातंत्र अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए कोई समय नहीं है, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। 1905 में ये अंग्रेज गए थे, वो वहां इंग्लैंड गए थे, कोई समय नहीं है। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन, कांग्रेसियों को तिलक ने, समझ रहे आप, तिलक जैसा डेयरिंग आदमी भाई नहीं देखा मैंने। उन्होंने कांग्रेसियों को क्या कहा था कि चापलूसों का सम्मेलन और इसके अधिवेशन की छुट्टियों का मनोरंजन बताया था तिलक साहब ने। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्र मेला कहा। तिलक ने तो यहां तक कहा था कि यदि हम इसी तरह वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर टर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तिलक जी के वर्ड थे भाई, ग्रेट आदमी, इससे ग्रेट लीडर। तो आई लाइक दैट तिलक जी, द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे उदारवादी चरण कब क्या हुआ, गांधी जी का आगमन, सब ये सारी चर्चा। अभी आपने स्थापना कर ली है कांग्रेस की, अब आगे की चर्चा इस पर बाद में करेंगे। और यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 4 में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है जितने भी PYQ अगर आप यहां से कर लेंगे ना, तो 99% आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, मेरा दावा है। क्योंकि यहां से बाहर कहीं जाएगा नहीं, पूरा इसमें थ्योरी है, क्वेश्चन है, फैक्ट है, कंसेप्चुअल डेटा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर है। तो इसलिए आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मल्टीपल टाइम, मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रिपल R पे काम करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, चलिए देखते रहिए, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद एंड लव यू ऑल, गुड लक, ऑल द बेस्ट।